हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइन अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस, आर्टिकल्स एंड कोट ऑफ द डे। डियर फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, लाइक करना ना करना एक अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें। डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो कई बार आप स्किप कर जाते हैं या आप वीडियो को बीच में ही जब बंद कर देते हैं, जो पूरा जो इंसाइट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है कहीं ना कहीं, और आप चीज़ों को मिस करते हुए जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू अवर कोट ऑफ द डे। जो आज का कोट है, प्रेसिंग द पॉज बटन टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड इज द वे टू मेक ग्रेटिट्यूड कांस्टेंट इन लाइफ। देखिए दोस्तों, आप जिंदगी में जो है, ये जिंदगी हमारी दिन ब दिन, जैसे हमने कहते हैं ना कि फास्ट पेसिंग लाइफ है हमारी, चीज़ें जो है काफ़ी फास्ट पेस में जा रही है। इस फास्ट पेसिंग लाइफ के अंदर हमें ज़रूरत है कि हम एक मिनट जो है पॉज लेके एक बार जो हमारे साथ हमारे पास जो चीज़ें हैं उन सभी के लिए हम एक ग्रेटिट्यूड शो करें। हमारी ज़िंदगी के लिए, आपके पास जीवन है तो उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलना है। एंड जब आप ग्रेटिट्यूड होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ये आपको लेस एरोगेंट बनाती है या लेस इगोइस्टिक बनाती है, बिकॉज आप सभी चीज़ों के लिए जो है थैंकफुल होते हैं टूवर्ड्स योर गॉड। तो ये था आज का कोट दोस्तों। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होंगी। मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को जो है अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें और ग्रेटिट्यूड जो है इसे एक कांस्टेंट लाइफ स्किल्स एज अ लाइफ स्किल प्रैक्टिस करें। आप रोज़ इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। रोज़ सुबह उठ के जैसे ही आप सुबह रोज़ उठें तो आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए टूवर्ड्स एवरीथिंग, कि आपको एक आप टूवर्ड्स जो कहते हैं ना, हम ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, वो आप रहेंगे एंड यू फील मच बेटर। तो डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो सवाल है, जैसा कि आपको पता है, नेम ऑल द रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स ऑफ इसरो जो कि हाल ही में बहुत लाइमलाइट में है। तो आपको बताना है कि हमारे भारत के अंदर इसरो के कितने रॉकेट लॉन्च पैड्स हैं, उन सभी का आपको नाम बताना है, प्लस साथ ही में उनकी जो लोकेशन है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में स्टिक करनी है। ये फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ स्टिक द आंसर इन कमेंट सेक्शन बिलो। हाउएवर, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लें एंड देन उसके बाद में जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे होगा क्या दोस्तों कि जब आप चीज़ों को लिखेंगे तो यू विल रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। आपको चीज़ें जो है काफ़ी समय तक याद रहती है। तो ये, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो सवाल होते हैं हमारे, ये कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स होते हैं या जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं उन सभी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन होता है वो है। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। आज है 22 ऑफ सितंबर, दैट इज़ फ्राइडे। और हमारा जो पहला आज का आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर का, कि प्रोपेलिंग इंडियाज डेवलपमेंट द राइट वे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाल ही के अंदर हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है बाय सेटिंग अप द चंद्रयान 3 एट द साउथ पोल ऑफ द मून। तो उसी चीज़ को लेकर ऑथर ने यहाँ पे अपने कुछ इंसाइट्स शेयर किए हैं कि कैसे हम लोग इस जो ये दौड़ है स्पेस की या साइंस की, इसके अंदर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम कई चीज़ें जो है उनमें लैग भी कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, इंडियाज़ स्पेस रिसर्च प्रोग्राम इनिशिएटेड 1960। देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद जो है 1960s के अंदर हमारा स्पेस रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ था एंड उसके बाद में 1969 के अंदर इसरो को इस्टेब्लिश किया जाता है। जो विक्रम साराभाई हैं, उनको कहा जाता है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। तो जब ये आज़ादी के बाद में ये बूम था, ये हमारी साइंटिफिक इंडस्ट्री है, जो ये जो हम कहें कि साइंस इंडस्ट्री है हमारे देश की, इसको बूम मिला था काफ़ी। उसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी, इन जो भारत की सरकार है या भारत का जो गवर्नेंस है, इन्होंने जो IITs एंड IIMs जो उस टाइम पे इस्टेब्लिश किए थे, तो वो एक प्लस पॉइंट था हमारे उस टाइम पे। अर्ली इन्वेस्टमेंट्स थे हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर, जहाँ हमने इस्टेब्लिश किए थे इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को, रिफ्लेक्टिंग अ डिटरमिन्ड टू एक्सेल इन एडवांस टेक्नोलॉजी डिस्पाइट द चैलेंजेस फेसिंग द नेशन। देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद में हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस थे, जैसा कि गरीबी हो गई या
और भी गवर्नेंस को लेकर, और उसी टाइम 2 सेंचुरी के बाद में जो है कॉलोनियल सरकार छोड़ के गई थी, तो वी आर वेरी बिहाइंड इन द रेस। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान मद्देनज़र रखते हुए एंड उन सभी चीज़ों को टैकल करते हुए जो साइंस प्रोग्राम है हमारा, या टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो है हमारा, उसको काफ़ी बूम मिला था दोस्तों उस टाइम। उसी रेस में जो है हमने IITs एंड IIMs भी इस्टेब्लिश किए थे। हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनका अर्ली डेवलपमेंट या अर्ली इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं हमें एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तो देता ही है दोस्तों। विक्रम साराभाई, a key figure in India's space program, envisioned using satellites for national development, including building telephone। दोस्तों विक्रम साराभाई जो है, उनका उस टाइम का विजन, कहते हैं ना कि उस टाइम का विजन था कि हमारा विजन ही जो है हमें आगे ले जाता है। आप क्या सोचते हैं वही चीज़ों को आपको मदद करता है कि आप कहाँ पहुँचेंगे आगे। डिस्पाइट कि हम जैसे आपके साथ डिस्कस किया अभी कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि चीज़ों को टैकल करना, जैसे गरीबी है या और भी जो चीज़ें थी, उन सबको टैकल करके हमें साइंटिफिक फील्ड में जब आगे बढ़ना था, तो विक्रम साराभाई का जो विज़न था कि नेशनल डेवलपमेंट करना है थ्रू स्पेस प्रोग्राम्स, तो उन्होंने टेलीफोन सिस्टम को जो है इंक्लूड किया इसके अंदर। साथ ही बताया कि कैसे जो सैटेलाइट प्रोग्राम है हमारे इंडिया का, आई होप कि आप सभी ने वो एक पिक्चर जो फेमस है कि साइकिल के ऊपर रॉकेट को ले जाया जा रहा है, वो आप सभी ने देखी होगी। तो कैसे हमारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है फ्रॉम साइकिल टू हम आज चांद के साउथ पोल पे हैं, तो कैसे हमारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है, इन सभी चीज़ों को लेकर ऑथर ने इस आर्टिकल में डिस्कशन किया है दोस्तों। आगे चलते हैं डिफरेंस। तो क्रिटिक्स जो होते हैं ना, कि अगर आप कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं एक क्रिटिक्स भी तो होते हैं साथ साथ में। तो क्रिटिक्स का कहना है कि उस समय पे जब हमें ज़रूरत थी कि हम भारत को जो है थोड़ा और सस्टेनेबल बनाए, थोड़ी जो पॉवर्टी है उसको दूर करने की कोशिश करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे बढ़े या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़े, उस समय पे हमारे जो इंडिया का जो फंड है उसे हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे थे स्पेस प्रोग्राम की ओर। तो वो क्या सही था? ये कुछ सवाल है लोगों के, जो क्रिटिक्स हैं उनका ये भी कहना है दोस्तों कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है ना हमारी, जैसा कि आपको पता है हमारे जो भारत देश है इसकी आबादी बहुत मतलब फर्स्ट नंबर पे है हम आज आबादी के जब बात करते हैं हम, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो है उनका आगे आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लेबर ड्रिवन या मैं कहूँ लेबर रिलायंट जो होता है ना, उसको काफ़ी लेकर हद तक हम आगे थे उस समय पे कि हमें जब हमारे पास लेबर बहुत सारा है तो क्यों ना हम इंडस्ट्रीज़ को लेकर फोकस करें, बजाय कि हमारा पैसा जो एक साइंस प्रोग्राम की ओर डाइवर्ट करने। तो ये सब क्रिटिसिज्म फेस किया गया था इसरो के द्वारा उस समय पे। कहा जाता है कि द आर्टिकल कहता है कि द प्राइवेट प्लेयर्स आर अनलाइकली टू लीड द एक्विजिशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ड्यू टू लॉन्ग टाइम फ्रेम एंड स्टीप इनिशियल एफर्ट्स रिक्वायर्ड। जो ये प्रोग्राम है या जो जो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसरो का प्रोग्राम जो है इसको एम्पावर करने के बजाय उस समय पे अगर हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करते या इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा और रॉबस्ट करते तो आज कहीं ना कहीं चीज़ें जो है और अच्छी की जा सकती थी, ऐसा बताया जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर। पब्लिक फंडिंग प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। इवेंचुअल सक्सेस एंड टेक्नोलॉजीज ऑफन हैव पब्लिक गुड एट्रीब्यूट्स मेकिंग पब्लिक सेक्टर सपोर्ट वाइटल फॉर देयर डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो साइंटिफिक इंडस्ट्री है, चाहे वो लेबर इंडस्ट्री है, या चाहे वो इंडस्ट्रियल जो कहते हैं ना हम इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, इन सभी को ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं कैपिटल की ज़रूरत होती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है ना उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो उस समय पे हमारी जो भारत की सरकार थी उनका विज़न, या मैं कहूँ साइंटिस्ट का विज़न जो था उस समय पे इस चीज़ को लेकर था कि साइंटिफिकली हमको ग्रो करना है। उस समय पे कैपिटल का इन्वेस्ट करना एट द टाइम की जब पता है हमें कि हमें बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना है, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर पे फोकस करना है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है, उस समय पे अगर हम साइंटिफिक चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक विज़न ही था कि हमें आज इस लेवल पे ले आए कि हम वर्ल्ड की जो रेस है ना, जो वर्ल्ड में जो रेस चल रही है स्पेस प्रोग्राम की, उनमें हम कहीं ना कहीं सबसे आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। क्रिटिक्स का जैसे कि आपको मैंने बताया, क्रिटिक्स ने जो है काफ़ी कुछ कहा है इस बारे में भी। और पब्लिक फंडिंग जो होती है ना, पब्लिक फंडिंग दोस्तों वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आपको मैंने बताया कि कोई भी इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है तो फंडिंग जो होती है वो बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। नाउ स्टेट सपोर्टेड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैव
paved the way for private enterprise growth in sectors like pharmaceuticals, information technology and exploration. देखिए तो स्टेट जो सपोर्ट करता है ना टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को, उनके कारण ही जो फार्मास्यूटिकल या जो मैं कहूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या स्पेस एक्सप्लोरेशन वो आज इतना बूम पे है. अगर उस समय भी जो स्टेट सपोर्ट नहीं होता चीज़ों पे, अगर स्टेट का कोई सपोर्ट नहीं होता या गवर्नेंस का कोई सपोर्ट नहीं होता तो शायद चीज़ें इतनी आगे नहीं होती. उस समय पे देखिए फ्रेंड्स, उस समय पे जो सरकार थी या जो विजन जो लोग थे उन्होंने जिस चीज़ को सपोर्ट किया था उन सभी चीज़ों में आज हम कहीं ना कहीं एक्सेल कर रहे हैं. चाहे वो स्पेस प्रोग्राम हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो. जैसा कि आपको पता है हमारे देश को कहा जाता है कि फार्मास्यूटिकल हब जो है हमारा देश. कोरोना के टाइम पे आप सभी ने इस चीज़ को देखा होगा क्योंकि सप्लाई मोस्ट ऑफ द मेडिसिन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उन से चीज़ों को लेकर हम एक्सेल कर रहे हैं. साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यू नो वेरी वेल, द कर्नाटका को हम बोलते हैं IT हब. साथ ही में स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसके बारे में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा. तो कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों में हम एक्सेल कर रहे हैं जहाँ पे हमने फोकस किया था एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. तो क्योंकि सपोर्ट था उस समय पे इन्विजन था लोगों का, इसीलिए हम चीज़ों में इन सभी चीज़ों में आगे बढ़े हैं. बजाय कि चीज़ों के जो हम बात कर रहे हैं ना, हम लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं. हम कहते हैं कि पुअर कंट्री, यू नो, सभी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी उस लेवल की नहीं है अभी पे. तो कहीं ना कहीं अगर हम इन चीज़ों पे भी उस समय पे फोकस करते, आज कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी, या पर कैपिटा या कहूँ पर पर्सन की जो इनकम है, उसमें कहीं ना कहीं एक्सेल भी हम लोग कर रहे होते. डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इंडिया स्ट्रगल्ड विद परसिस्टेंट इनइक्वालिटीज़. देखिए तो इनइक्वालिटीज़ जो है वो बहुत समय से चली आ रही हैं हमारे भारत देश के अंदर. हम कहते हैं ना कि एक प्रिविलेज्ड है या एक अनप्रिविलेज्ड है. बेग पार्डन. हम कहते हैं ना कि कोई प्रिविलेज्ड है, कोई अनप्रिविलेज्ड है, किसी के पास साधन है, किसी के पास साधन नहीं है ग्रो करने के लिए. तो उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पे डिस्कस किया गया है राइटर के द्वारा. राइटर ने कहा है कि क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में तो काफ़ी प्रोग्रेस कर ही रहे हैं ओवर द टाइम, वी हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन साथ ही साथ हम कहीं ना कहीं लैक भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी, स्पेशली इन लैंड ओनरशिप एंड एक्सेस टू एजुकेशन. ठीक है दोस्तों, एक्सेस जो होता है ना एजुकेशन का, वो एक कहीं ना कहीं एक रोड़ा बना हुआ है हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर. हाँ, ये बात सही है कि हम नाउ वी आर काउंटेड एज अ डेवलपिंग कंट्री. हम आज के तक में एज अ डेवलपिंग कंट्रीज दुनिया के सामने हैं, बट कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा और फास्ट करने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू जो हम बात कर रहे हैं ना कि स्पेस वो प्रोग्राम जो है हमारा कहाँ से साइकिल से चांद तक पहुंच गया है हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है. लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरी साइड है हमारी जो इनइक्वालिटी है, उनको भी चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है और वहाँ भी डेवलपमेंट की खास ज़रूरत जो है वो नज़र आने लगी है दोस्तों. The lack of effective and redistribution program and low asset ownership among marginalized communities have contributed to educational disputes and unequal access to better paying jobs. देखिए तो लैक ऑफ इफेक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना प्रोग्राम का, मैं सबको समझाऊँ. कहने का मतलब ये है कि जो इफेक्टिव चीज़ें जो होती है, जैसे कहते हैं ना हम किसी के पास साधन है, साधन का कहने का मतलब दोस्तों ये है कि किसी के पास लैंड ओनरशिप जो होती है, मान लीजिए किसी के पास ज़्यादा लैंड है, तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होना उसी टाइम से जो है हमारे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसी टाइम से जो है चीज़ों को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था. ताकि जो हम कहते हैं ना एक भेद होता है या फिर एक लेवल होता है कि यू नो पुअर या फिर रिच के बीच में जो होता है ना कि एक गैप है बना हुआ है, तो उस गैप को कम करने की ज़रूरत हमें उस टाइम ही नज़र आ गई थी. लेकिन बिकॉज ऑफ फोकस हम लोगों ने उस टाइम इस चीज़ पे फोकस नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी तक चली आ रही हैं. नाउ इट इज़ द टाइम कि जब हम एक चीज़ में ग्रो कर चुके हैं. जैसे यही नहीं कह रहा हूँ कि बस यहीं रुक जाना है, लेकिन स्पेस प्रोग्राम में हमें और आगे बढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ हमें ज़रूरत है जो इफेक्टिव एजुकेशन है, ताकि एक अनइक्वल एक्सेस जो है ना, कि किसी के पास काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स है, किसी के पास बिल्कुल लो पेइंग जॉब्स हैं, तो उस गैप को जो हम कम कर सकें और कहीं ना कहीं हर एक इंसान को जो भारत में रहता है उसको एक जो नेसेसरी एजुकेशन जो है वो तो मिल ही सके, साथ में साथ एक प्रॉपर जो पेइंग जॉब है वो कहीं ना कहीं वो अचीव कर सके. तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे बात की गई है. दैट आर्ग्यूज दैट एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज इज एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ. जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ग्रोथ अगर करनी है
हर फील्ड के अंदर अगर हमें ग्रो करना है तो हमारा जो एक विजन है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए हमें जो इनइक्वालिटी है इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है दोस्तों। एज डोमेस्टिक डिमांड हैज़ बीन लॉस-साइडेड ड्रिवन लार्जली बाय अपर इनकम क्लासेस। देखिए दोस्तों, अपर इनकम क्लास जो है वो तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है। आपको जैसे पता है कि आज हमारे भारत के अंदर काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स हैं, काफ़ी स्टार्टअप्स हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसके कारण हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ ही रही है, लेकिन किस वे पे, मतलब किस वे में कि सिर्फ जो अमीर है वही अमीर होंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जो कहते हैं ना कि अंडर प्रिविलेज्ड है, अंडर प्रिविलेज इन द सेंस कि जिनके पास इतने साधन नहीं है, तो उन सभी को मेन स्ट्रीम में लाना है। प्लस साथ में उन सभी का कंट्रीब्यूशन लेना है कि इस कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। तो उन सब चीज़ों को लेकर बात की गई है और उन सभी चीज़ों को लेकर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अब द नीड टू reinstate स्टेट सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज एम्फोसाइज्ड, स्पेशली इन फील्ड्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। देखिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी इस टॉपिक के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर, कि कैसे हम स्पेस प्रोग्राम में एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन अदर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सभी में भी हमको इक्वली कम्पीट करना है एट द वर्ल्ड लेवल। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी हो गई या बायोटेक्नोलॉजी हो गई, इन सभी के अंदर हमको ग्लोबली कम्पीट करना है, तो हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्लस साथ ही साथ हमको ध्यान देना पड़ेगा पर्सनल जो हमारी एजुकेशन है, या ये कहते हैं ना अनइक्वल एजुकेशन गैप जो है, उस एजुकेशन गैप को ख़त्म करना है। और कहीं ना कहीं हर एक इंसान को जो एक बेसिक एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। द आर्टिकल सजेस्ट दैट इंडिया शुड प्रायोरिटाइज मेकिंग हायर एजुकेशन एक्सेसिबल। वही दोस्तों जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो प्रायोरिटाइज है, हमको प्रायोरिटाइजेशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमें किन चीज़ों पे अब फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम साइंस एंड टेक जो फील्ड है उसमें ध्यान दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ज़रूरत है कि हम एजुकेशन एक्सेसिबल हो, इस पर भी ध्यान दें। साथ ही साथ में हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स, इसके अंदर जो आर्टिकल है इसके अंदर ये बताया गया कि कैसे जो चीज़ें हैं, अगर हम जब बात कर रहे हैं कि हमें ध्यान देना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर, तो जब हम एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली जब एजुकेशन किसी की फलेगी, यानी किसी की एजुकेशन, जब कोई इंसान एजुकेटेड होगा तो कहीं ना कहीं वो एक हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और जो इकोनॉमिक जो हम कहते हैं ना कि अभी हम 5th लार्जेस्ट या 3rd लार्जेस्ट हमको इकोनॉमी बननी है, तो सिर्फ साइंटिफिकली या साइंटिफिक फील्ड में आगे बढ़ने से नहीं होगा, हमें ओवरऑल ग्रोथ की ज़रूरत है दोस्तों। तो इसीलिए सरकार को अब ज़रूरत है कि वो इंडस्ट्रीज़ की ओर ध्यान दे, प्लस साथ दे एजुकेशन की ओर। पर पर्सन की जो, या हर एक इंसान की जो एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया जाता कि सही में जो हमारी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो चांद तक जा सके। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये जो आर्टिकल है ये समझ में आया होगा कि कैसे चीज़ें जो है वर्क कर रही हैं इसके अंदर, कि कैसे जो हमारा ध्यान है या सरकार का जो ध्यान है वो शिफ्ट होना चाहिए फ्रॉम नॉट शिफ्ट बल्कि इक्वली, जो हम कहते हैं ना कि इक्वली फोकस करना पड़ेगा, नॉट जस्ट साइंटिफिक इंडस्ट्री बट ऑल्सो द इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है उसको, प्लस जो लोगों की एजुकेशन है, सभी चीज़ों में इक्वली ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डियर फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे कि जो चीज़ें हैं वो कैसे हमारी सरकार जो है इन चीज़ों पे अगर ध्यान प्रॉपरली ध्यान देती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ग्रो करती हुई नज़र आती है। तो यही रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से भी कि जो चीज़ों हैं उनको थोड़ा और वाइड विजन से देखा जाए और जो एजुकेशन है उस पर काफ़ी फोकस किया जाए। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है साइलेंट किलर। डियर फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है ये इंफॉर्मेशन तो देगा ही आपको, लेकिन अवेयर करेगा कहीं ना कहीं आपको हेल्थ वाइज भी। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा हमारा जो पहला आर्टिकल था वो साइंस बेस्ड था एंड सेकंड जो है हमारा हेल्थ बेस्ड है। तो मैं आपसे यही हर रोज़ आपसे यही कहता हूँ कि आप ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आप इस सीरीज़ को देखेंगे या करंट अफेयर्स को देखेंगे। आप इस वीडियो को जो या एपिसोड इसको तभी भी देख सकते हैं अगर आप कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या आप अगर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी हैं, तो भी आपको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट जो है डिफरेंट फील्ड्स का वो कहीं ना कहीं मिलता है। आपको हर एक जो फील्ड है उसकी कहीं ना कहीं जानकारी होती है। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। जो WHO है, उन्होंने अभी जो पहली हाइपरटेंशन रिलेटेड जो पहली 19 सितंबर को रिपोर्ट जारी करी है, उसके अंदर कुछ हेल्थ इश्यूज पे फोकस किया है दोस्तों।
Hypertension is a global health issue affecting 1 in 3 individuals worldwide. Unfortunately, 4 out of 5 people with hypertension do not have it under control. So, dear friends, हुआ क्या है कि हाइपरटेंशन जो है ना, या मैं जैसे कहूँ कि हाई बीपी जो होता है, वो काफ़ी एक ग्लोबल इशू, हेल्थ इशू बना हुआ है दोस्तों. अफेक्टिंग ये जो चीज़ है हाइपरटेंशन जो है, या कहीं ना कहीं 3 में से एक, जो वर्ल्ड वाइड हम बात करते हैं तो 3 में से एक जने को ये अफेक्ट करती है. Unfortunately, 4 out of 5 people with hypertension do not have it under control. अब जब लोगों को पता है इसके बारे में, जब people have the knowledge कि उन्हें पता है कि हमारा हाइपरटेंशन है, बट उसके बाद भी चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात तो है. Uncontrolled high BP is a leading risk factor for cardiovascular diseases like heart attack and strokes as well. हाई बीपी जो है दोस्तों, ये एक मुख्य कारण है जो हम कहते हैं ना कि हार्ट अटैक का या एक स्ट्रोक का. तो ये एक कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न है. हाइपरटेंशन जो है या हाई बीपी जो है एक बड़ा रोल प्ले करता है इन दिस डिजीजेस जस्ट लाइक हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक एज वेल एज द मोस्ट कॉमन डिजीज इन हेल्थ एंड डेथ. तो ये जो हम कहते हैं ना कि हाई बीपी जो है एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है डिजीज का या डेथ का इन इंडिया एज वेल. The health risk of hypertension extending even to those with blood pressure levels like clinical hypertension threshold, especially among individuals with diabetes. तो बताया क्या गया है कि इसके अंदर की जो हमारी, हम कहते हैं ना कि हाई बीपी है किसी को, या हम कहते हैं कि एक उम्र होती है 30-35 प्लस के बाद में, बहुत कॉमन आजकल हमारे इंडिया के अंदर तो काफ़ी कॉमन हो गया है. अबाउट 30-35 की जो बीपी की जो प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर की, वो काफ़ी ज़्यादा है लोगों के अंदर. उस चीज़ को बताया गया कि कई लोग जो इसके बारे में कैटर कर लेते हैं, कई लोग जो इसकी जांच करा लेते हैं या एग्जामिन करा लेते हैं, तो उनको तो पता ही होता ही अपने बारे में कि मुझे हाई बीपी है. लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि आई एम फिट, मैं काफ़ी फिट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों. टर्म होती है क्लिनिकल हाइपरटेंशन. इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आपको जब हाई बीपी होगी तभी आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको डायबिटीज़ है या ओबीस है, जो ओवरवेट जो है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा टोबैको या अल्कोहल कंज्यूम जब आप करते हैं तो आपको हाई बीपी के जो लक्षण हैं वो तो नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ज़रूर फैक्टर बन जाती है. सभी जो चीज़ें हैं ये एक फैक्टर बन जाती है आपकी हेल्थ के लिए और हार्ट स्ट्रोक के लिए. इन सभी चीज़ों के लिए ये भी एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है. तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवारजनों को इन सभी चीज़ों से जो है ना, टोबैको, अल्कोहल, इन सभी चीज़ों से दूर रखें, और आप खुद भी इन सभी चीज़ों से दूर रहें. खास करके जो टीनेजर्स हैं वो डायबिटीज़ एंड ये जो होता है ना शुगर वगैरह जो कहते हैं हम, या हाई ओवरवेटनेस जो होती है, इन सभी चीज़ों को आप सभी को कंसर्न होना चाहिए. और ये मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अपनी हेल्थ को रोज़ सुबह आधा घंटा भी नहीं दे सकते हैं तो इट्स रियली सैड कि आप अपनी हेल्थ के बारे में तो सोचें ही, और खासकर अपनी हेल्थ को जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे बनाने की कोशिश करें. एटलीस्ट हाफ एन आवर जो है अपनी हेल्थ को ज़रूर दें. द WHO's 2019 data reveals that 188 million Indian adults aged 30 to 79 have hypertension. WHO की 2019 की जो रिपोर्ट है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग 188 मिलियन जो है इंडियन अडल्ट, उनको हाइपरटेंशन की बीमारी है, और उनमें से केवल 37% ही को ही डायग्नोस किया गया है, और 30% को जो ट्रीटेड किया गया है, एंड 15% जो है वो अंडर कंट्रोल है ऑफ दिस हाइपरटेंशन. वुमेन की कंडीशन जो है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है इन दिस. अगर इसके सेंस में बात करें तो जो वुमेन की कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस वो काफ़ी अच्छी है एज कंपेयर टू मैन. Stroke incidence in India is relatively high with an incidence ranging from 108 to 172 per 1 lakh people. दोस्तों 1 लाख में से हर 108 या 172 इंसान जो है, या मैं कहूँ 108 या 172 जो लोग हैं 1 लाख में से, वो पर ईयर कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा देते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रोक इन ओनली इंडिया. हार्ट अटैक हैज़ ऑल्सो मेजर कंसर्न बीइंग द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया. जो हार्ट अटैक है दोस्तों वो काफ़ी कॉमन हो गया है. आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी अपने आसपास कि जो यंग एजड लोग हैं अराउंड 32, 40, 45 की जो एज के पीपल हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा देते हैं बिकॉज ऑफ दिस हार्ट अटैक. तो इसीलिए हाइपरटेंशन जो है आज के टाइम पे, यानी कि आज के समय पर काफ़ी एक सीरियस प्रॉब्लम बना हुआ है लोगों के बीच में. एक्सेस सॉल्ट कंजम्पशन दोस्तों, जो हम सॉल्ट कंज्यूम करते हैं
मैं जिस स्टेट में रहता हूँ राजस्थान में, यहाँ पे जो सांबर लेक है वो प्रोड्यूस करती है अराउंड 192 लाख टन्स ऑफ सॉल्ट पर ईयर। एक साल में इतना सॉल्ट जो है सिर्फ सांबर लेक से ही बनता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो राजस्थान के लोग हैं या तेलंगाना के लोग जो हैं काफ़ी हाई मसाले कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी ज़रूरत है कि हमें कि जो हमारा सॉल्ट कंजम्पशन है उसको घटाने की ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबल 17 to 30% ऑफ हाइपरटेंशन के जो केसेस होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ हाई सॉल्ट कंजम्पशन। एंड WHO ने बताया कि हमें ज़रूरत है जो सॉल्ट इनटेक है उसको कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है बाय 2025। और इसके अलावा कुछ स्टेप बताए हैं WHO ने, जैसे कि जो मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पैक होता है न्यूट्रिशन लेवल का उसको बताने की ज़रूरत है। जो फूड पैकेट्स होते हैं सभी में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो है उनको फ्रंट पे लगाने की ज़रूरत है। साथ ही में जो सॉल्ट कहते हैं ना सॉल्ट कंटेंट या शुगर कंटेंट जो होता है किसी भी चीज़ के अंदर, उन सभी चीज़ों को फ्रंट में शो करने की ज़रूरत है इस समय पे, ताकि लोग अवेयर हो सके अपनी हेल्थ को लेकर। पीपल विल नो कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, इन सभी चीज़ों से वो सभी लोग जो है अवेयर हो सके। इंडिया नीड टू इम्प्रूव ऑन WHO रिकमेंडेशन। WHO ने रिकमेंड किया है कि जो इंडिया की जो हालत है अभी इस समय हाइपरटेंशन लेकर वो काफ़ी सीरियस है। एंड जो खाना है उन सभी के अंदर फूड के अंदर सॉल्ट को कम करने की ज़रूरत है। एंड अवेयरनेस जो है हाइपरटेंशन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय पे। इंडियाज़ एफर्ट टू एड्रेस हाइपरटेंशन इंक्लूड द इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव लॉन्च इन 2018। IHCL has enrolled 5.8 million hypertension patients for treatment। देखिए उसमें ये कुछ डेटा बताया गया है इंडिया के द्वारा, जो कि 2018 के अंदर जो IHCL या IHCI जो इनिशिएटिव लॉन्च किया था उसके अनुसार अकॉर्डिंग 5.8 मिलियन पीपल जो हैं उनको ट्रीट किया गया है इन हाइपरटेंशन। एक्सपेंडिंग ट्रीटमेंट कवरेज एंड मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर आर क्रूशियल ऑब्जेक्टिव मूविंग फॉरवर्ड। देखिए दोस्तों, जब पहला आर्टिकल जब मैंने आपसे डिस्कस किया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसे एजुकेशन जो है आज के समय पर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एजुकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों हमें कि हम हमारे हेल्थ सिस्टम को और रॉबस्ट बनाएं, क्योंकि जब इंसान हेल्दी ही नहीं होगा तो वो पढ़ेगा कैसे। कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड डिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी, तो आपकी बॉडी को जो है पहले हेल्दी रखना ज़रूरत है, उसके बाद में आपको हेल्दी माइंड ही मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं ये पूरा आर्टिकल जो है इसी चीज़ पे बेस है कि कैसे हाइपरटेंशन जो है हाई बीपी जो है एक मेजर कंसर्न बना हुआ है इंडिया के अंदर, और कैसे हमें ज़रूरत है चीज़ों को थोड़ा और सही करने की। हमें सेल्फ अवेयर भी होना पड़ेगा। हमें हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे रिश्तेदार जो हैं या हमारे फ्रेंड्स सर्कल में जो भी है, उन सभी को एक अवेयरनेस पैदा करनी होगी कैसे हाइपरटेंशन जो है वो अफेक्ट करता है चीज़ों को, और इसी के कारण जो हम कहते हैं ना हार्ट अटैक या स्ट्रोक जो होता है वो एक काफ़ी कॉमन बीमारी बन चुकी है। तो इन सभी चीज़ों को टैकल करना है हमें हमारी हेल्थ पे फोकस करना है। हम कोई भी जो बाहर से फूड खाते हैं उस पर जो लेवल लगे होते हैं ना, न्यूट्रिशन लेवल जो होते हैं, उन सभी को चेक करना पड़ेगा। साथ ही हमें कंट्रोल करना पड़ेगा हमारी सॉल्ट कंजम्पशन पे, हमारी शुगर कंजम्पशन पे, एंड प्लस हमें कंट्रोल करना पड़ेगा हमारे ऑयल कंजम्पशन पे। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, और हमें हमारी हेल्थ का जो है वो एक फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हम सभी के लिए। Now dear friends, let's move to our headlines section, जहां हम देखते हैं आज की कुछ हेडलाइंस। चाइना, USA, इंडिया जो है वो एब्सेंट थे इन UN की क्लाइमेट मिशन समिट जो हुई थी हाल ही के अंदर। वहाँ पे तीनों ही देश जो है अपना प्रेजेंस दिखाने में सफल नहीं हो पाए या फिर एब्सेंट रहे। रेडी टू स्पीक ऑन बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना इन लोकसभा। राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि वो बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो चल रहा है ना अभी चाइना और इंडिया के बीच में, उस पर बात करने को तैयार है। लोकसभा के अंदर अपोजिशन पार्टीज जो है काफ़ी समय से इल्जामात लगाए जा रही हैं रूलिंग पार्टी के ऊपर कि आप कोई स्पष्ट रूप से अपना जवाब नहीं दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि जो इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है उस चीज़ के बारे में आंसर मांगा गया था। इसीलिए राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो तैयार है इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए लोकसभा के अंदर। वुमेन कोटा बिल जो है हाल ही के अंदर राज्यसभा में पास हुआ है दोस्तों। 128 अमेंडमेंट बिल है या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसके साथ साथ 6 अलग क्लॉसेस भी जो है वो पास किए गए हैं राज्यसभा में। और ये जो वुमेन कोटा बिल था ये दोस्तों लोकसभा में पास किया गया था वेडनेसडे को, तो ये एक अच्छी खासी खबर है सभी वुमेन्स के लिए, ताकि उन्हें रिजर्वेशन जो मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको बढ़ाए जाने की बात हो रही है वुमेन्स कोटा बिल के अंदर। लास्ट हेडलाइन है दोस्तों, वीज़ा सर्विस पॉज अमिड कनाडा टसल।
दोस्तों हाल ही में कनाडा और इंडिया का जो टसल चल रहा है, इसके बीच में जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने बात करी है वीज़ा को, जो वीज़ा सर्विस जो होती है टू कनाडा, उनको कहीं ना कहीं पॉज देने की ज़रूरत है इस समय पे। और इसी के कारण जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी तकलीफ हुई है कि वीज़ा जो सर्विसेज पॉज की गई है, ताकि वो जो बाहर जा रहे थे यानी कनाडा जा रहे थे कि हायर एजुकेशन के लिए, उनको कहीं ना कहीं एक वीज़ा में अभी रोक लगी गई है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज कुछ हेडलाइंस। आई होप आपको दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो तो समझ में आए होंगे, प्लस साथ साथ में जो हेडलाइंस हैं उनसे भी आप कहीं ना कहीं रूबरू होंगे। सो डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। ये था आज का एपिसोड। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। प्लस जो भी आपके सवाल हैं या आपकी कोई क्वेरीज हैं या आपके सजेशन जो है, प्लीज़ टिक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए इन एपिसोड को उन सभी दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ में जो इन्फॉर्म रहना पसंद करते हैं। Dear friends, this is Rupendra Shekhawat signing off. Jai Hind and I'll see you in the next one.